बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खामोश हैं, क्या वो मसलहतन खामोश हैं या फिर बीमारी को उज़र बना रखा है खामोशी का? तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा बोल रहे हैं वो अंदरूनी इंतशार का शिकार हो जाएंगे या फिर धड़ेबंदी में बढ़ जाएंगे। और आने वाले दिनों में जहांगीर खान तरीन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जो कहा कि अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाहें तो हम उस पर अपने पार्टी कायदीन से मुशावरत भी करेंगे। इस पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए राना साहब का रुख करते हैं। राना, मरियम नवाज साहिबा की खामोशी और ट्विटर तक सिर्फ महदूद रहना और इस वक्त अमली सियासत से थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार कर लेना, क्या वजह लगती है सबसे बड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आप हम सब ना काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मरियम खामोश हैं, मरियम खामोश हैं। ये क्यों नहीं देख रहे जिस दिन से मरियम खामोश है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी खामोश हैं? क्या मियाँ नवाज शरीफ का ट्वीट आपको कोई नज़र आया? तो फिर उस दिन से तो मौलाना भी खामोश है। देखिए, मौलाना तो मौलाना को साइड पे रख देना ज़रा। मियाँ नवाज शरीफ की खामोशी, मरियम की खामोशी, अगर हम माजी में चले जाए जिस वक्त कुछ हो रहा था तो उस वक्त भी ये दोनों ही खामोश थे। क्या मियाँ नवाज शरीफ डस्का इलेक्शन पे कुछ बोले हैं? क्या मियाँ नवाज शरीफ पीडीएम पे कुछ बोले हैं? क्या मियाँ नवाज शरीफ दीगर मामलात में किसी एक चीज़ पे बोले हैं? इंडिया के हवाले से जो स्टोरीज चल रही हैं मियाँ नवाज शरीफ उस पर बोले हैं? ये बहुत सी चीज़ें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ क्यों खामोश है। मरियम तो बीमार हैं, चले मान लिया बीमार हैं जी, वो डॉक्टर्स ने मना किया है, अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए, लेकिन क्या मियाँ नवाज शरीफ जो है जिनको बीमारी थी बाहर जाने की, वो भी ऐसी खामोशी की बीमारी उन्हें भी लग गई? क्या लंदन के अंदर भी, बरतानिया में भी कोई ऐसा चुप का रोज़ा रख लिया गया कि मरियम नहीं बोलेंगी तो मियाँ नवाज शरीफ नहीं बोलेंगे? क्या कोई ऐसा मामला? मेरे पास जो इतला है या सर, मेरे पास इतला ये है कि मुस्लिम लीग नून की कुछ अहम शख्सियात या शरीफ ख़ानदान की कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो बैकडोर रब्तों में मसरूफ़ हैं और ये सारा बाय डिज़ाइन खामोशी है। ये जो मरियम की खामोशी है और मियाँ नवाज शरीफ की खामोशी है, ये बाय डिज़ाइन है और ये अप्रैल के महीने में सारा रिजल्ट निकलना है। उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। मेरे पास तो ये भी इतला है कि यहाँ तक चीज़ें चल रही हैं कि मरियम नवाज जो है उसे काफ़ी हद तक राज़ी कर लिया गया है कि पंजाब के अंदर अपना सेटअप जो है उसके हवाले से कोई फैसला हो जाए। मरियम नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मूले पे जा रही? नहीं, दोनों अपने अपनी जगह खेल रहे हैं। सही, दोनों देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 या 8 या 9 वोटों की हमायत से नहीं, उन्हें उन वोटों की हमायत चाहिए जो वोट 2 दिन पहले आप तब्दीली की बात नहीं कर रहा, बैकडोर राब्तों की बात। जी, बैकडोर राब्ते, मैंने एक दिन याद, मैंने कहा था तीनों बड़े बैकडोर राब्ते कर रहे थे। एक का राब्ता हो गया, वो पहले ले गया, दूसरा राब्ते की कोशिश में अगर मुझे भी कुछ मिल जाए। एक कौन था? पीपल्स पार्टी ले गई, मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसी मैं फिर कह रहा हूँ कि हम क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि सब मरियम नहीं खामोश, मियाँ नवाज शरीफ भी खामोश हैं। मेरे पास तो यहाँ तक इतलात है कि कुछ मामला ऐसे तय हो रहे हैं कि ये बाकायदा जो अहम अदारों के खिलाफ बातें करते थे ये उससे भी पीछे हटेंगे, ये बहुत से मामला से पीछे हटेंगे और ये भी हो सकता है कि अचानक मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का भी ऐलान हो जाए और ये भी हो सकता है कि वो ये सोच के आए कि मैंने 5 से 6 या 7 माह जेल में रहना, उसके बाद मुझे किसी तरफ से रिलीफ मिल जाए। ये मैं आपको वो चीज़ें कह रहा हूँ जो आने वाले वक्त में हो सकता है। अब की बार बदलाव किस चीज़ का होगा? ये ऑप्शन तो जरदारी साहब उनके सामने पहले रख चुके थे जो उन्होंने अवेल नहीं किया, तो अब की बार उन्हें कौन सी यकीन दहानी है जिस पे वो आएंगे? देखिए, मेरी इत्तला है कि उनके बाद उनके कुछ करीबी, जो बहुत करीब उनके कुछ लोग हैं, वो कुछ राब्तों में हैं और उन्हीं राब्तों की वजह से उन्हें कहा गया है कि आप बिल्कुल ज़बान बंदी कर लें, चुप का रोज़ा रख लें, आप भी और मरियम भी। ये मरियम का और उनका जो चुप का रोज़ा है, वो उन्हें यह कहा गया चुप का रोज़ा क्या रखें, मैं आपको ये भी बता दूँ। चुप का रोज़ा ये रखें कि आप अहम अदारों को तनकीद का निशाना बनाना जिससे मुल्क की जग हंसाई होती है वो बंद कर दें। हुकूमत के खिलाफ आप जो मर्जी बोले, सियासी यानी लड़ाई लड़ें, वो लड़ाई ना लड़ें जिससे मुल्क का नुकसान। मेरे पास आपको मैं फिर कह रहा हूँ, इशारतन आपको कह रहा हूँ कि कुछ हल्के कहते हैं कि बाय डिज़ाइन सब कुछ चल रहा है और उस बाय डिज़ाइन में अगर ये इसी अप्रैल के महीने में होना सारा कुछ जो भी फाइनल होना, अगर ये इनकी मर्जी या इनकी तवक्कुआत या इनके जो ग्रंटेड हैं वो सही तरीके से किसी चीज़ को वहाँ तक पहुँचा सके और ठीक गारंटी मिल सकी, सारा कुछ ठीक हो सका, तो उसके बाद आप देखेंगे कि एकदम सियासत में तब्दीली आएगी। और जब सियासत में तब्दीली आएगी तो वो तब्दीली ये होगी कि जनाब अचानक पता चलेगा कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं।
अचानक पता चलेगा कि ट्यून चेंज हो गई है, सिम चेंज हो गई है, और जब सिम चेंज हो जाती है, सियासी सिम, तो वो फिर उनकी बहुत सी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। या सर मैं आपको ये बड़ी तो पंजाब में तब्दीली के हवाले से क्या सोच विचार है इनकी? देखें, पंजाब में तब्दीली के हवाले से आज आप एक बात ज़हन में रखिएगा, राना सनाउल्लाह ने आज से काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि हमने जब इनसे अपने ही प्रोग्राम में सवाल किया था कि क्या जहांगीर तरीन और मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकातों की अफवाहें गर्दिशकारियाँ बरतानिया में, याद है आपको? जी जी जी। तो राना सनाउल्लाह ने ना तस्दीक की थी ना तरदीद की थी, तो उन्होंने कहा था सियासत में सब कुछ चलता है। आज भी राना सनाउल्लाह की जो गुफ्तगू अगर आप उसको गौर करें तो उसी तरफ इशारा दे रहे। मेरे पास जो इतला है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून किसी ज़राए से राब्ता कर रही है जहांगीर तरीन के साथ, और वो राब्ते इसी तरीके से हैं कि किसी तरीके से जहांगीर तरीन के साथ राब्ते रखे जाए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान भी देखिए, मैं फिर वही आप गौर करें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन को तोड़ती है तो ना वो कौमी असम्बली के अंदर तब्दीली ला सकती है, ना वो पंजाब में कितने लोग हैं या सर गौर करें ना, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं, अगर जहांगीर तरीन को वो साथ मिला लेते हैं, मान लें, अभी तो दूर दूर तक ऐसे इम्कानात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय डिज़ाइन सब कुछ है, हो सकता है डिज़ाइन चेंज हो जाए तो फिर ये सारा कुछ हो जाए। मैं डिज़ाइन किसको कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो पीपल्स पार्टी के पास इतने एमपी नहीं है कि अगर 30 35 40 एमपी जहांगीर तरीन के कहने पे टूट जाए तो हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी बना ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है उसको चाहिए, जहांगीर तरीन अगर टूट के मुस्लिम लीग नून में जाते हैं तो नून को भी उसी सूरत में फ़ायदा और जहांगीर तरीन को भी उसी सूरत में फ़ायदा है। ये आप बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि जिस वक्त मरियम काफ़ी हद तक राज़ी हैं, उनको राज़ी किया गया है कि अगर पंजाब में तब्दीली के हवाले से, लेकिन एक सवाल कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर डिस्कस हो रहा है और बड़े अहम हलकों में डिस्कस हो रहा है। सवाल यह है कि इन हालात में क्या मुस्लिम लीग नून अगर आ जाती है तो क्या वो रिलीफ दे सकेगी? तो आगे से जवाब यह है कि रिलीफ नहीं दे सकेगी। तो फिर वो कहते हैं जब हम रिलीफ नहीं दे सकेंगे, कोरोना मौजूदा सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर जो है किसी सूरत में रिलीफ नहीं दे सकेंगे, इससे बेहतर तो जब नहीं दे सकेंगे फिर सियासी शहीद क्यों बनने दें किसी और को, और अपना 2023 का आने वाला इलेक्शन जो है उसे ख़राब क्यों करें। ये इस चीज़ पे आके अब गुफ्तगू रुक गई है। मेरे ज़राए ने कहा है कि मार्च का महीना जिस तरह बड़ा तेज़ महीना था ना, आपको नज़र आया सेनेट का इलेक्शन, दूसरे तीसरी चीज़ें, अप्रैल का महीना भी बेशक रमज़ान का महीना है, लेकिन इसके बावजूद भी इस अप्रैल के महीने में पाकिस्तानी सियासत जो है इसका तयन हो जाएगा, तो इसकी सिमत का तयन हो जाएगा कि अब सियासत किस तरफ होगी। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। चले वो दिन दूर नहीं है, कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ दिनों के अंदर ही जो रिवाइवल होने वाला है या जो इंतशार फैलने वाला है वो भी नजर आ जाएगा। मैं ये बता दूं यासर कि अगर मैं फिर वो कह रहा हूँ, अगर तो चुप का रोज़ा टूट गया, चुप का जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ, अगर उनकी बात मान ली, उनके मुतालबात नहीं मैं कह सकता, वो उस मयार पे चले गए जो कुछ चाहते हैं, तो फिर तो कुछ हो जाएगा। अगर मामला तय ना हुए तो फिर दोबारा वही दंगल शुरू होगा। मामला तय ना हुए तो दंगल भी शुरू होगा और एक कुर्बानी भी होगी, एक नून लीग के अंदर कुर्बानी भी होगी। एक साबिक वज़ीर आज़म पहले जा चुका है, दूसरा साबिक वज़ीर आज़म की हो सकता है उसकी जमात ही कुर्बानी दे दे। बड़ी खबर दे रहे हैं जी, मैं बिल्कुल आपको क्या, उसकी वजह क्या लगती है? बड़े इत्तेहाद तो एक्टिव हुई हैं। देखें, हो सकता है बड़े इत्तेहाद के लिए, बड़े चीज़ों के लिए यह कहा जाए कि जनाब जिस तरह आज PDM का सारा इल्ज़ाम किस पे लगा है, मरियम के साथ शाहिदा खान अब्बासी है ना, उन्हीं पे ही लगा है। तो शाहिदा खान अब्बासी भी तो उन्हीं की तरफ से गया है। तो अगर शाहिदा खान अब्बासी जो हैं उनके हवाले से ये शर्त रख दी गई कुछ लोगों ने कि अगर PDM चलानी है तो इनको बेबस कर दिया जाए या इनके इख्तियारात कम कर दिए जाएँ या पर काट दिए जाएँ, तो वो कुर्बानी होगी ना। चले जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या हम ये बात ही नहीं करते कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे, क्या वो PTI से अलहदा हो जाएंगे? अभी तक वो ऐसा इम्कान नहीं है। मेरे पास इतला ये है कि कल से जहांगीर तरीन के साथ PTI के कुछ लोगों की गुफ्तगू शनीद जारी है और जहांगीर तरीन ने उन्हें कहा जी मुझे सिर्फ इंसाफ दे दें, मुझे कोई फेवर न दें। कुछ लोगों के हवाले से उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो मेरे ख़िलाफ़ चल रहे हैं, लेकिन जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं कि जिनके हवाले से जहांगीर तरीन ने खदशात का इजहार किया है वो उनके ख़िलाफ़ कुछ कर सकें या उनके हवाले से जाके कहीं आगे बात भी कर सकें। लेकिन राना सनाउल्लाह ने तो आज ये कहा है कि जितने लोग कल उनके साथ थे उससे कहीं ज़्यादा उनके साथ। इसकी तरफ भी आता हूँ, मेरे पास भी इतला है, ये मेरी इतला ही नहीं है बल्कि यह हुकूमती हलकों की भी इतला है, और इतला यह है कि 30 से 35 पंजाब में, ये आप गिनती रखिएगा जहन में, 30 से 35 पंजाब में और 9 से 13 वफाक में
ये लोग जो हैं जहांगीर तरीन के पास हैं। कौमी असम्बली में तकरीबन 13 के करीब लोग हैं और पंजाब में 30 से 35 के। अगर इतने लोग हैं तो फिर तो राना सनाउल्लाह को बयान सच साबित होता है कि अगर ये अलहदा हो जाए तो धड़न तख्ता कर देंगे। लेकिन मैं ये अलहदा हो कि अगर किसी और के पास चले जाएं, किसी और के पास सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं। पीपल्स पार्टी को देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन को साथ मिलाए, फिर ये 13 बंदे लेकर साथ जाए तो हुकूमत को नुकसान हो सकता है ना। अगर ये आपस में अलग-अलग रहते हैं तो पंजाब में सिर्फ एक ही जमात को फ़ायदा हो सकता है, वो मुस्लिम लीग नून, वो है हमजा शहबाज शरीफ। ये भी तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के कारोबार भी मुश्तरका हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी चीज़ें भी मुश्तरका हैं, हो सकता है बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हो जाए, लेकिन अभी तक जहांगीर तरीन अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। अभी तक उन्हें समझाने वाले, उन्हें बताने वाले ये कह रहे हैं कि अभी आपको नहीं जल्दी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है चंद दिनों में कोई ऐसा रिलीफ उन्हें मिलना शुरू हो जाए। मुस्तकबिल करीब में आपको लग रहा है कि मामला सेटल हो सकता है? देखें, आज भी एक मीटिंग हुई, कल भी एक मीटिंग हुई, कल आने वाले दिन में फिर होगी, और मेरी इतला के मुताबिक कल जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर सुबह आ रहे हैं ना, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी, बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस होंगी। आप एक चीज़ तो देखें, तरदीद आई राजा रियाज के बयान की, किसी तरफ से तरदीद आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? उनका ही कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि शहजाद अकबर साहब ने भी कहा था। बात तो बहुत बड़ी है। ये भी कहना था कि अगर मैं मुशीर एहतसाब ना होता तो होता शायद मैं भी चला जाता। तो फिर ये ज़हन में रखिएगा, हो सकता है बहुत से लोग चले जाएं। पार्टी के अंदर डिस्कस ये हो रहा है कि जहांगीर तरीन के हवाले से नरम रवैया रखा जाए। उसके पास जाने वालों को पार्टी जो एक चल रहा था एक बड़े मारूफ टीवी चैनल्स पे कि शायद उन पार्टी के जो लोग उसके साथ गए हैं उनको शोकाज नोटिस देने के लिए नाम तलब कर लिए गए हैं। ये खबरें तो यहाँ तक थी कि वो पूरी रिपोर्ट मुरतब कर ली है, वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मेरी इतला यह है कि ऐसा करने से रोक दिया गया। अच्छा, ऐसी कोई इतला नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ खबरों की हद तक थी। और ये कहा गया है कि इसको इशू ना बनने दिया जाए। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन से मुज़ाकरात जारी हैं, बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत से अहम तरीन लोग उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। पीटीआई के अंदर एक ऐसा हल्का भी मौजूद है जो चाहता है कि जहांगीर तरीन अलहदा हो जाए, उसका कांटा निकल जाए, वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ पीटीआई से चला जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा हल्का ऐसा भी मौजूद है जो चाहते हैं कि ना जाए और साथ ही रहें, और जो चाहते हैं कि साथ ही रहें, उन लोगों में से एक बड़ी टीम जो है उसने इस पर काम शुरू कर दिया और काम भी शुरू हो चुका है। 2 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, कल भी मीटिंग होगी। और उसके बाद 10 तारीख को अब इंतज़ार हो रहा है कि 10 तारीख को जहांगीर तरीन के साथ कितने लोग पेशी पे जाते हैं, वहाँ जाकर कितने लोग अपनी हाजिरी लगवाते हैं, कितने चेहरे सामने आते हैं। कुछ लोग वो हैं जो रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ वो लोग हैं जो साथ और बंदे चले जाएं, मिला के चले जाएं साथ। इस हवाले से देखें, एक चीज़ तो ज़हन में रखें, राजा रियाज तो खुल के आ गए ना सामने, उसने तो बहुत सी बातें कर दी। क्या जो सूबाई वज़ीर, मशीर, MP ये गए हैं, साबिक वज़ीर गए हैं, वो उनमें से किसी के हवाले से कोई बात बाहर निकली है? किसी ने पूछा उन्हें? किसी ने नहीं पूछा। यानी अभी मामलात जो है वो नर्म रवैये से आगे बढ़ाने का प्लान तय हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मामलात किस तरीके सेटल होते हैं और किसके हक में बेहतर होते हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक सरकारी निर्ख जामा जो जारी होता है, क्या उसके मुताबिक मार्केट में अशियाए खुरनोश फरोख्त की जाती हैं? उसमें जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो कितनी फ़ाल हैं? हुकूमत इस बारे में क्या इक़दाम कर रही है? और इसके साथ साथ पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले जो अभी फिल वक्त मसाइल का सामना है वो है महंगाई। जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक तो महंगाई का नामो निशान दिखाई नहीं देता, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो बहुत हाई है। इसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है कि कहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर लूप होल्स हैं जिसकी वजह से अभी तक ये पूरा मैकेनिज्म नहीं बन सका? मेरा ख्याल है अहम चीज ये भी समझने के लिए है कि कोरोना के पेंडेमिक ने सारी दुनिया में फूड प्राइसेस को अफेक्ट किया है। ये बात जरूर क्लियर करिएगा। अगर आप देखिए तो दुनिया में हर जगह फूड प्राइसेस यानी खाने की जो खुर्दोनोश की चीज़ें हैं उनमें बहुत बड़ी महंगाई आई है, चाहे वो अमेरिका जैसा मुल्क हो या यूरोप हो
हर जगह, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कहा गया है कि पेंडेमिक ने एक फूड इनसिक्योरिटी का समा भी पैदा किया है। पाकिस्तान में आपको पता है पहले ही महंगाई का बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए, मजीद इस कोरोना की वबा की वजह से मजीद हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो हैं आपके सामने ही हैं कि ख़राब हो रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमने अब जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने के अंदर। अच्छे वक्तों के अंदर भी लोग एकदम कीमतें महंगी कर दिया करते थे हर चीज़ की, और तब भी कंट्रोल करना मुश्किल होता था। अब तो खैर क्योंकि महंगाई भी हुई भी है, इसलिए इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म के इकदाम उठाने पड़ेंगे इंश्योर करने के लिए कि आम आदमी के लिए खुद और नोश की चीज़ जो है वो अफोर्डेबल हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना पे ज़रा बात कर लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर बड़ी खौफनाक है, ना सरकारी अस्पताल में जगह मिल रही है, प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। ये हालात कंट्रोल में आते नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्या जो एकदम तेज़ी आई थी उसमें कुछ कमी होती नज़र आ रही है, होनी शुरू हुई है, या क्या इम्कानात हैं? आपने राना साहब बिल्कुल सही कहा है कि हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अभी भी, क्योंकि मैं आपके इस कॉल से पहले भी हॉस्पिटल्स के साथ ही डील कर रही थी कि ख़ास तौर पे आपको पता है वेंटिलेटर्स का जो मसले मसाइल बने हुए हैं लाहौर के अंदर। अभी जब मैंने अभी लास्ट वो जो लिया है उसके अंदर ये है कि हमारे पास कोई तकरीबन 32 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन मरीज भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और हमें कल मज़ीद एक्सपैंड करने पड़ेंगे वेंटिलेटर्स का जो सिलसिला है, क्योंकि हालात दिन ब दिन जो हैं मरीजों की तादाद ज़्यादा हो रही है, अस्पतालों में मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। वेंटिलेटेड बेड्स हमारे पास, ऑक्सीजन बेड्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप जब बाईपैप पे डालते हैं मरीज को जिसका एक अच्छा असर होता है, उसके लिए आपको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब वेंटिलेटर्स के बेड्स हम मज़ीद कल सुबह और बढ़ा रहे हैं क्योंकि तादाद मरीजों की बढ़ रही है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, असद उमर साहब के मुताबिक तो ये जब से लॉकडाउन लगाया गया तो उस लॉकडाउन के बाद जो मस्बत केसेस की रेशो है वो तो कुछ स्टेबल हुई, लेकिन डेथ रेशो जो है वो रेज हो रही है। तो डेली बेसिस पे क्या मस्बत केसेस की रेशो में भी इजाफा हो रहा है? देखिए, आज के दिन में अगर देखा जाए तो 2700 केसेस सामने आए और जहाँ डेथ का ताल्लुक है 52 डेथ्स हुई। तो वो आप इसको प्लेटो कह सकते हैं। ये है कि मजीद बढ़ नहीं रहे लेकिन प्लेटो करते हैं, यानी जितने मरीज जो हैं वो शफा लेके घर जा रहे हैं उतने नए ऐड भी हो रहे हैं। तादाद सीरियस पेशेंट की नेचुरली जब हमें ये भी बात पता है कि अगर तादाद मरीजों की इन्फेक्शन की बढ़ेगी, सीरियस पेशेंट्स भी बढ़ेंगे और डेफिनेटली सीरियस पेशेंट्स की तादाद में ज़्यादा मरीज आए हैं सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम इस सिचुएशन में हैं कि कुछ हद तक संभाला हुआ है, लेकिन लोगों को देखिए, अभी मैं आपको बात बताऊँ जो तकलीफ चीज़ है, सब कुछ बंद करने के बावजूद आप देखें लाहौर जैसे शहर में जहाँ इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट हमारा जो है 19 के करीब पहुंचा हुआ है, लोग अभी भी बाज नहीं आते कि भाई आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, मास्क पहने। हालांकि पता है आपके सामने है बहुत ज़्यादा सख्ती भी की जा रही है, लोगों को ज़बरदस्ती मास्क पहनाया जा रहा है, लेकिन इकट्ठ करने से बाज नहीं आते। पीपल स्टार्ट गेटिंग टुगेदर, घरों पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये सारी जो है तकलीफदेह चीज़ें लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम मिल के इस वबा के खिलाफ जंग नहीं करेंगे तो अकेली हुकूमत कैसे, आप बताइए, जंग जीत सकती। डॉक्टर साहब, आजकल एक सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा 2 दिन से बड़ी तेज़ी से चल रहा है, और वो प्रोपेगेंडा ये है कि ये जो मास्क है ये इनमें भी ऐसे जरासीम है जो आपको कोरोना का मरीज़ बना देते हैं, ये एक साजिश है। ये बाकायदा सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है कि वीडियोस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा माफिया सरगर्म हो गया है या वाकई इसमें कोई हकीकत है? कोई ऐसी हकीकत नहीं है राना साहब, प्लीज आपने बार बार बताना है कि मास्क पहनने से, देखिए एक सिंपल बात है, आप जब बात करते हैं तो आपके मुंह से थूक के जर्रे निकलते हैं, खांसते हैं, चीखते हैं तो थूक के जर्रे निकलते हैं। ये जर्रे हैं जो वायरस को कैरी करते हैं और दूसरे बंदे को लगता है। अगर आपने मास्क पहना हुआ हो तो ये जर्रे हवा में मुंजमद होने से रुक जाते हैं, और अगर 2 बंदों ने मास्क पहना हुआ हो तो डेफिनेटली आपको मैं बता रही हूँ कि प्रोटेक्टिविटी इतनी हाई है, 80 से 90% हम बीमारी को रोक सकते हैं अगर लोग अपना मास्क पहन के फिरें। उस तरह मास्क ना पहने जिस तरह
आपको पता है लोग फैशनी वो थोड़ी के अंदर मास्क लगा लेते हैं या सर के ऊपर मास्क लगा लेते हैं। भाई मुंह और नाक को अच्छी तरह ढांपना चाहिए, क्योंकि थूक के जर्रे जो हैं वो नाक और मुंह से ही निकलते हैं। उनको अच्छी तरह अगर ढांप लें तो यकीनन ये हम बहुत हद तक इस वबा से बच सकते हैं। ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है इसमें कोई सदाकत नहीं है, महज अफवाहें हैं। मास्क पहनिए, समाजी फासला इख्तियार कीजिए और SOPs पर अमल दरामद कीजिए। डॉक्टर साहबा कुछ आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामे पे बात कर लेते हैं। NA-75 का इलेक्शन आने वाला है डस्का में 10 तारीख को, तो उस हवाले से जो तैयारियां लग रही हैं, क्या आपको ये लगता है कि आपका उम्मीदवार काफ़ी मजबूत है या मार्जिन बहुत कम होगा? अल्लाह ताला खैर रखे। मेरा ख्याल है जी सबसे बड़ी ये बात है, सिर्फ का मार्जिन नहीं है। आपको पता है पहले भी जो इलेक्शन हुई हैं, जैसे गुजरांवाला के अंदर हुई और ये सारी जो इलेक्शन हुई थी वजीराबाद में, ये वो इलेक्शन थी जिनके इलेक्शन जो थे वो नून लीग के लोगों ने जीती थी, लेकिन उसके बावजूद इस मरतबा तादाद वोटों की हमारे लोगों की बहुत बड़ी, यानी 20-20 हज़ार का फर्क आया पिछले के वोटों के मुकाबले में। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला खैरियत रखे। हमें बहुत उम्मीद है, टफ फाइट भी होनी है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जीतेगी। राइट साहब, अब पंजाब में कोरोना की सूरत बड़ी खौफनाक है। इस सारी खौफनाक सूरत में क्या ये इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता था? इस वक्त पे होना ज़रूरी था। और इस इलेक्शन के डे पे कोरोना के SOPs पर अमल कराने के लिए हुकूमत क्या करेगी? देखिए जी, ये तो डिसीजन जो था ये कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने लेना था। हम अगर इसके अंदर मजीद इंटरफेयर करते तो शायद ये लगता कि शायद हम डिले करने की कोशिश कर रही है। ये कोई चीज़ किसी से ढकी छुपी तो है नहीं कि जी कोरोना की वबा जो है फैली हुई है। इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन हम कोर्ट के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो कुछ नहीं कह सकते। अगर उन्होंने कहा इलेक्शन होनी है तो हमारी पूरी चले इस पे इलेक्शन डे पे क्या सूरत हाल होगी कोरोना SOPs पे अमल कराने के हवाले से? ये कि जहाँ तक इलेक्शन के दिन का ताल्लुक है, हमारी पूरी कोशिश होनी है कि इलेक्शन के दिन पे हम SOPs पे पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर बाकायदा लोग अमल दरामद करें। वजह यह है अगर नहीं किया तो उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, कल वज़ीर आज़म साहब लाहौर आ रहे हैं, काबीना में कोई तब्दीलियाँ होने जा रही हैं या कोई ये डिस्कस होने जा रहा है कि कितने लोग जहांगीर तरीन के साथ गए और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? राना साहब, मेरा ख्याल है जहाँ तक कल की खान साहब की विजिट है वो ज़्यादातर खान साहब इस वक्त इसलिए आ रहे हैं कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं वो कि इस वक्त हम उनका महंगाई के ऊपर हम कंट्रोल करें। उनकी पूरी कोशिश है कि जो उनकी विजन है हम सारे उस पर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है सेहत के शोबे के अंदर जिस तरह उन्होंने फरमाया था उस तरह हम काम कर रहे हैं। जिस तरह हमारा पूरा इरादा है कि साल के एंड तक पंजाब के सारे लोगों को हेल्थ कार्ड मिल जाए, वो कॉन्स्टेंटली उन्होंने फॉलोअप किया और शुक्र है खुदा का कि हम अपनी टाइम लाइन जो है उसके मुताबिक हैं। और इस फिस्कल ईयर से पहले इंशाल्लाह हमने PG खान और साहिवाल डिवीजन में मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे बात होगी। डॉक्टर साहिबा, जहांगीर तरीन साहब जब से उन पे मुश्किलें पड़ी हैं तो क्या आपकी कभी उनसे ज़ाती तौर पे कोई बातचीत हुई या फिर आप उनकी और खान साहब के दरमियान जो मामलात तलखी इख्तियार कर गए हैं उसमें कमी का बायस बनेंगी? नहीं जी, मेरी कभी इस सिलसिले में बात नहीं हुई, ना जहांगीर तरीन साहब से बात हुई है ना खान साहब से बात हुई। बात असल में ये है कि देखें जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है वो तो खान साहब ने बड़ी क्लियरली कहा है कि क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। अब अगर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम चल पड़ा है और उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है, तो इस बात पर मुझे आज तक ये समझ नहीं आती। अगर ना हो तो तब ऑपोजिशन शोर मचाती है कि जी ये तो सिर्फ हमारे लोगों के साथ करते हैं। अगर हमारे पार्टी के लोग उस अकाउंटेबिलिटी में शामिल होते हैं तब ये कहते हैं जी ये छुरा घोंपते हैं। हाँ सब हर वो बंदे को। डॉक्टर साहबा, मरियम साहबा भी बीमार हो गई हैं, कोई उनकी बीमारी के हवाले से कोई इतला हो आपको, कोई आपकी खिदमात आपकी वजारत की खिदमात उन्होंने तलब की हो, क्यों कोरोना के हवाले से कोई टेस्ट कोई ऐसी मामला सामने आया हो? राम साहब, मुझे तो जब पता चला था कि उनकी तबीयत खराब है तो मैंने तो पहले दिन कहा था कि उन्हें उनसे कहिए कि हमारे पास हर किस्म की यहाँ सहूलत है, अगर हमसे शेयर कर लें कि उनकी तबीयत किस तरह खराब है तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा इलाज यहाँ करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इलाज नामुमकिन हो। यकीनन
हम अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते हैं। उनके वालिद साहब का भी अच्छा से अच्छा यहाँ इलाज किया गया था, उनका भी हम अच्छा से अच्छा इलाज करेंगे। लेकिन ये कि बताएं तो सही ना, लेकिन मेरा ख्याल है वो पसंद नहीं करती कि अपना इलाज जो है वो पाकिस्तान में करें। शायद उनको पाकिस्तान के डॉक्टर्स अच्छे नहीं लगते, वो चाहती हैं कि बाहर ही जाके इलाज करें। इसलिए उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यकीनन मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि कॉन्फिडेंस रखें, पाकिस्तान के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। अगर हमें आपकी तकलीफ के बारे में पता चले तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आपके इलाज का प्रॉपर बंदोबस्त करेंगे। सही, इलाज का बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान में डॉक्टर्स अच्छे हैं, ये पहले भी आपकी जानिब से कहा जा चुका है, और दूसरी जानिब सियासी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इस हवाले से अपना वक्त देना। दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। पीडीएम की वो जमात जो पीडीएम से अलहदा हो गई, एएनपी से आज मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द चारसदा पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया था एएनपी के लिए कि वो पीडीएम में रुकती। उन्होंने जो ऑप्शन अवेल करना था वही उनके पास मौजूद था और हम मुस्तकबिल में एएनपी के साथ जाएंगे। तो ऐसे में किसकी जानिब से कोशिश की जाएगी कि ये पीडीएम मुत्तहिद रहे और जिन निकात पर ये पीडीएम बनी थी उसी निकात पर अमल करते हुए हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तनवीर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, जिस तरह इल्जामात दर इल्जामात लगाए गए और मामले को ठंडा ना करने की कोशिश की गई, आप क्या समझते हैं कि अगर एएनपी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी राहें जुदा कर लेगी तो पीडीएम का क्या बनेगा? देखिए, पीडीएम कोई 2, 3, 4 जमातें नहीं है, ये 11 जमातों का एक अलायंस था, जिसके जो बुनियादी पॉइंट था उसमें वो यही था कि इस गवर्नमेंट से जितनी जल्दी हो सके मुल्क और कौम को निजात दिलाई जाए, क्योंकि जो उन्होंने इस हुक्मरानी का इस अरसे में जो हाल किया है मुल्क का और लोगों का, वो आपके सामने है। कोई गवर्नेंस है ही नहीं है और लोगों जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनकी वजह से लोगों को ट्यूमर निकल गया महंगाई की वजह से। वो एक पॉइंट ऐसा है जिसपे हम फिर इकट्ठे चल सकते हैं, सारे के सारे, पीपल्स पार्टी भी और एएनपी भी, क्योंकि उनका भी मकसद वही है जो बाकी जमातों का है। बाकी जो डिफरेंसेस हुए, मैं समझता कुछ चीज़ों को शायद हैंडल पॉलिटिकली नहीं किया गया, हालांकि हम सारी जो जमातें हैं वो बड़ी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक है और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की हुई है डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरी इक़्तिदार को बहाल करने के लिए या जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का बड़ा इसमें लीडिंग रोल रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से भी ऐसा काम हुआ है जो पार्लिमानी रवायात और किसी भी असूल के तहत मुनासिब नहीं था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने मुकर्रर किया। उससे रिएक्शन हुआ पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जमातों ने किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अगर इस तरह ओपनली ना बात की जाती तो ये वाक़यात शायद अब ना रूल होते जो इस वक्त हो रहे हैं। राना साहब, आप सियासत में बड़े अरसे से हैं और आपने बड़े सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं, इत्तेहाद देखे हैं। माजी के जितने इत्तेहाद थे उसी तरह इस इत्तेहाद का भी यही हाल हुआ। किसी न किसी जमात ने बीच में आकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर दी कि इत्तेहाद उस वक़्त में टूटा जिस वक़्त में बिल्कुल मंजर करीब थी। तो इस इत्तेहाद के टूटने के बाद और आज की भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी क्या आपको उम्मीद है कि मुत्तहिदा अपोजिशन दोबारा चल सकेगी? मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जो एक मकसद था या काज थी कि एक ऐसा काम करना है जिससे मुल्क और कौम को, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कि हुकूमत से जितनी जल्दी हो अपोजिशन पे ये एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इससे छुटकारा हासिल करे इस गवर्नमेंट से। लोगों की उम्मीदें भी यही अपोजिशन से हैं और रहेंगी अपोजिशन के से कि वो हमें कोई नहीं, वो तो उम्मीदें हैं। आपको नजर आता है कि दोबारा पीआईडी ये जो आपके मुत्तहिदा पोजीशन है, सॉरी पीआईडी के मुत्तहिदा पोजीशन है जो है, ये इकट्ठी हो सकेगी?
मेरा भी दोबारा अगर कोई सीनियर लोग इसमें पढ़े तो शायद दोबारा एक बात डिस्कस की जा सके उस बुनियादी पॉइंट पे कि हम आगे बढ़ें और जो इश्यूज हैं इस वक्त हमारे सामने एक दूसरे एलिगेशन है उनको तो इसके लिए आप कुर्बानी दे देंगे? मुस्लिम लीग क्या इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी कि गिलानी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो हमें कबूल है, बाकी मामला भी ठीक है, बस आगे बढ़ें? देखिए इमरान साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि PMLN में मेरे ख्याल जिस दिन से 2018 के इलेक्शन हुए हैं और ये असम्बली माज़ वजूद में आई है, जिस तरह की भी असम्बली थी जिसको हम धांधली की पैदावार या जाली असम्बली कहते हैं, यानी उस पर जब हमने शुरू किया तो हमने बहुत जगह पे स्पेस दी, एक के बाद दूसरी PDM नहीं बनी थी लेकिन जॉइंट अपोजिशन थी हाउस में, नेशनल असम्बली में। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो वो आपने देखा जिस तरह के मामला चले, प्रेसिडेंट का हुआ तो उस पर बड़े मामला चले। तो ये एक लंबी स्टोरी है, वहाँ पे हम ऑब्जर्व करते रहे, डाइजेस्ट करते रहे ये चीज़ें। तो इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है अगर कुछ बहस के बाद हो जाती। लेकिन राना साहब ये देखिए कि जो जिस्म के जख्म हैं वो तो मंदमिल हो जाते हैं, ज़बान के जख्म कभी कभार बहुत देर पा रहते हैं। आप पे भी एतराज़ उठाया गया, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्हीं से बात की गई तो उन्होंने आप पे भी एतराज़ उठाया था कि पब्लिक अकाउंट्स चेयरमैनशिप जो है वो अपोजिशन लीडर को देने की बजाय उन्होंने राना तनवीर साहब को दे दी। हमने तो एतराज़ नहीं उठाया, वो अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, उनका हक बनता था, ठीक है, हमने तो एतराज़ नहीं उठाया, फिर हमारी अपोजिशन लीडरशिप पे क्यों एतराज़ उठा रहे हैं? नहीं, हमने कोई उस पर ये बात नहीं कि कोई ऐसी चीज़ हमने की है जिससे उनको इतराज़ हो। वो तो इतराज़ अगर किसी ने किया है तो उसका एक राइट है इतराज़ करने का। लेकिन मैं आपको बताऊं जो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में जो मसला है वो इस तरह का मामला नहीं है। वो मामला ये है कि जब बैठ के मीटिंग हुई PDM के लोगों की, जहाँ पार्टी वाले भी थे, वहाँ 3 स्लॉट थी। एक चेयरमैन जो सेनेट था, चेयरमैनशिप की जो स्लॉट थी, और दूसरी डिप्टी चेयरमैन की थी, तीसरी ये लीडर ऑफ द अपोजिशन थी। वहाँ पे ये चीज़ें तय हुई कि गिलानी साहब ठीक है, सीनियर आदमी है, बड़े पुराने, उनके पॉलिटिकल एक कैरियर है, तो उनको चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सारे चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाएं, और जो हमारे पास नंबर थे उससे तो बड़ा विजिबल था कि ये जीत जाएंगे। इस तरह डिप्टी चेयरमैन का भी UIE ने ले लिया। तब हमें तो खुद ही उन्होंने कहा कि जी ये जो बाकी चीज रह गई आप ले लें। तो ये एक फैसला था, जो एक फैसला नहीं होता, आपस में एक मुत्तफ़िका फैसला हुआ था, जिससे ये बैक डोर से, जो कि बहुत ही नामुनासिब तरीक़ेकार है, अगर उन्होंने इसको रिव्यू भी कराना था तो PTM के प्लेटफॉर्म पे आते और वहाँ पे इसको बात करते कि ये सिचुएशन है, अब गिलानी साहब हार गए, जिस तरह भी वो हारे तो नहीं, लेकिन जिस तरह हुआ वो आपके सामने ही है। लेकिन अब वो नहीं बन सके तो आप इनका देखते हुए। अच्छा राना साहब, शोकाज नोटिस जारी हुआ, ANP ने तो PDM को, आपकी मुत्तहिदा अपोजिशन को छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी भी अगर जवाब नहीं देती और इसको छोड़ देती है या छोड़ने की तरफ चली जाती है, जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझती, तो क्या उसके बाद भी ये हिस्सा रहेंगी? मैं समझा शोकाज नोटिस वाला जो मामला है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शोकाज नोटिस की मुझे खुद समझ नहीं आई थी। वो उनसे वैसे मिल के बात हो सकती थी, अगर हम उनके पास, बिलावल साहब के पास जा सकते हैं, हमारे लोग कि हमें 249 पे कराची में हमें सपोर्ट करें, तो इस काम के लिए भी, क्योंकि मकसद एक बहुत बड़ा था PDM का, बहुत बड़ा है, तो उसके लिए जा सकते थे और बात कर सकते थे कि जी ये मसला है, चाहे बयानात के जरिए कम्युनिकेट करते हम या शोकाज जारी करते, वो मैं समझता हूँ। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह बनी? आप सीनियर तरीन लोग बैठे थे ना मुत्तहिदा अपोजिशन में, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं देना चाहिए था, तो क्या ये किसी की, आप इसको शरारत समझते हैं, कम अकली समझते हैं, जल्दबाजी समझते हैं, क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई इतना कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी पार्टी के कुछ साहबान इस पे लगे हुए हैं, तो मुनासिब नहीं है मैं कोई बात करूं। कि मैं यही कह सकता हूँ शोकाज नोटिस जो है वो नहीं देना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। बात क्यों नहीं हो सकती? बात
मौलाना फजल रहमान साहब फोन पे बात कर सकते थे, जरदारी साहब से कर सकते थे, बिलावल से, ANP से हम कर सकते थे। हमारे बहुत ज्यादा डीप रिलेशनशिप है ANP। यानी ये शो कॉज नोटिस नहीं जाना चाहिए था, ये गलत इकदाम था। राना तनवीर साहब, ये कहिएगा कि जब 11 जमातें मिलकर भी हुकूमत को नहीं हिला सकी, हुकूमत को टस से मस नहीं कर सकी, तो आज राना सनाउल्लाह कहते हैं जहांगीर खान तरीन अगर अलहदा हो जाएं तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। इससे तो ये तासुर जाता है कि 11 जमातें कमजोर हैं, फर्द वाहिद मजबूत है। नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो आपको पहले तो आपका जो ये अंदाजा है या असेसमेंट है, या आप इस नज़र से देखते हैं कि हम सारे मिल के गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सके, इस मूवमेंट से, PDM की मूवमेंट से डेफिनेटली दंड पड़ा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वीक हुई है। आपने देखा जिस तरह वो सेनेट के जो नेशनल इलेक्शन था इस्लामाबाद वाली सीट के बाद, पहले ज़िमनी इलेक्शन सारे बुखलाए हुए थे, और जो हमारे जलसे हुए, जो लॉन्ग मार्च का हमने फैसला किया हुआ था, तो वो आपको भी पता है। राना साहब, एक छोटा सा जवाब सवाल है, छोटा सा जवाब। क्या मरियम साहिबा वाकई बीमार हैं? मियां नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है, या कुछ डिज़ाइन चेंज हो रहा है? देखिए, मैं पहले तो उसका थोड़ा सा बता दूं कि ये जो कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब इतने मजबूत हैं, देखिए ये एक जो पार्लिमानी सिस्टम है उसमें नंबर गेम बहुत ज्यादा जरूरत है असम्बलियों में। अगर वो इतने कमजोर खड़े हैं अपने इत्तेहादियों के साथ भी, सिर्फ 5-6 वोट ज्यादा है नेशनल असम्बली में, जो पीछे रिजल्ट भी आपने देखे जब उन्होंने इत्तेमाद का वोट लिया है। राना तनवीर साहब, राना अजीम साहब के सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, टाइम मेरे पास कम है। मैं क्योंकि आपका ही था ये जहांगीर तरीन, दूसरी चले खैर नंबर तो ये होते हैं पार्लिमानी सिस्टम में। दूसरी जो बात इन्होंने कही, मरियम बीबी बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जब ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह वो फिर एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन मियां मसलहत की तहत खामोश नहीं है, बीमारी है जिसकी वजह से अभी खामोश वक्त इख्तियार की हुई है। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर हम अपने माजी में कुछ सालों का इहाता करें तो माजी में हर साल रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पे और ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पे एक मामला ये देखने में आता था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 ईदें मनाई जाती थी। एक चांद की शहादत पेशावर से मिलती थी और दूसरी शहादत कराची से मिलती थी। एक दिन का फ़र्क पड़ जाता था। बहुत से बयानात भी आते रहे, इख्तलाफात भी जन्म लेते रहे। हुकूमत अपने तय ये कोशिश करती रही कि ये मामलात अफहाम व तफहीम से हो जाएं और हम एक ऐसा मैकेनिज़्म तरतीब दें जो मुस्तकबिल में हमारे लिए सूदमंद साबित हो। तो अब लगता यह है कि मैकेनिज़्म शायद तरतीब दिया जा चुका है जो मुस्तकबिल में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इसी बारे में बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, अब पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन पहला रोज़ा और एक ही दिन ईद होने की नवीद हमें सुनाई गई है। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके मुताबिक माजी में जो इख्तलाफात जन्म लेते थे वो अब मुस्तकबिल में नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी और नाज़रीन साहब का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपनी कौम को वहदत का एक पैगाम दें, और वो अल्लाह का ये शुक्र है क्योंकि हमारा तो काम ही 50 साल से, राना साहब भी जानते हैं, हमारे वालिद मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कोशिश की गई कि तमाम मसालिक के दरमियान और कौम के दरमियान वहदत को पैदा किया जाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 15 साल इसमें काम किया, मगर हम जब से हमें जिम्मेदारी मिली तो हमने कोशिश की है कि पूरे मुल्क को के अंदर एक यूनिटी को पैदा किया जाए, और मरकजी रोयत हिलाल कमेटी जो कि एक वहदत का प्लेटफार्म है, इस वहदत के प्लेटफार्म से हर घर में वहदत की आवाज़ और पैगाम को पहुंचाया जाए। आपने देखा कि जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली तो मेरी कोशिश थी कि मैं तमाम मुल्क के अंदर तमाम जो हमारे मसालिक हैं उलमा उनसे मुलाकात करूं, और फिर जितने हमारे बड़े उलमा उनसे मुलाकात करूं, और फिर मैंने खैबर पख्तूनख्वा में भी
तमाम उलमा के साथ बातचीत को अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाया, जिसमें मुफ्ती शहाबुद्दीन कपलजई साहब से भी मुलाकात हुई। और भी वहाँ अब मैं कल मतलब आज भी मैं पेशावर से निकला हूँ और कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पेशावर शहर में जो है 200 के करीब उलमा थे, जो कि मजलिस उलमा रोयत हिलाल कमेटी अहले सुन्नत के थे, उनको जाके तो उनकी तरफ से एक बात थी और वो ये थी कि शायद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी हमारी शहादत को नहीं लेती। तो मैंने उनको ये कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये जो इजलास ही पेशावर में रखते हैं उसका मकसद यही है कि हम पेशावर से पूरी कौम को वहादत का पैगाम दें और इंशाअल्लाह इस पर काम बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल करम से, जैसे आपने पूरी कौम को ये बात सुनाई है कि हमने किया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से चाहते हैं और अल्लाह ताला ऐसे रस्ते खैर के फरमा रहा है कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान में रोज़ा भी एक दिन होगा और आने वाली ईद भी इंशाअल्लाह एक ही होगी। बुलंद साहब, अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम सब यही चाहते हैं, पूरी कौम यही चाहती है कि एक दिन रोज़ा एक दिन ईद पूरे मुल्क के अंदर ऐसा ही हो। जी जी। अक्सर पिछले कई 2-3 सालों से, बल्कि जब से फवाद चौधरी साहब वज़ीर बने तो उनकी जो पेशन गोइयाँ तकरीबन ठीक होती हैं। वो कहते हैं साइंसी तरीके से पता चल जाता है कि चांद कब होगा कब नहीं होगा, चांद की उम्र कितनी होगी, ईद कब होगी, ये पूरे एक साल का कैलेंडर तैयार हो सकता है। तो क्या आप अपनी इन शहादतों को और उस साइंस के कैलेंडर को, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके करेंगे, या आप समझते हैं कि शहादत ज़्यादा तरजीह है और कैलेंडर जो है उसका वो बेईमानी है? देखिए बात यह है, इस वक्त हमारी जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान है, इसमें तमाम मसालिक के उलमा हैं, फिर सपारको है, फिर मौसमियात है, फिर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब के साथ भी हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह हुई और आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी हमारा कोई क्लैश नहीं है। और हमने ये बात की और उन्होंने भी ये की कि टेक्निकल जो सपोर्ट है हम मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को देंगे, फनी मामलत जो है जैसे मौसमियात पार्क को, ये तमाम इदारे हमें देंगे, मगर फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। किस बुनियाद पर करेगी? वो शरीय असूलों के मुताबिक करेगी। किस बुनियाद पर करेगी? शहादतों की बुनियाद पर करेगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अब करीब होते जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरी कौम भी देख रही है कि इंशाअल्लाह आने वाला रमज़ान और फिर आने वाली जो ईद होगी, आप इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सबको देखेंगे कि हम वहदत की तरफ जा रहे होंगे और एक रोज़ा और ईद पर इंशाअल्लाह इत्तफाक अल्लाह के फजल से होगा। जी, अल्लाह के फजल से हम वहदानियत की तरफ अगर रागिब हो जाते हैं तो ये एक बेहतर अमर होगा। लेकिन मौलाना साहब आप ये देखिए कि गुज़श्ता सालों में फवाद चौधरी साहब की जानिब से तो यहाँ तक कह दिया गया था कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब वो नुक्ता कौन सा है जिस पे वो बैकफिट होने पे तैयार हुए और वो इस बात को मानने पे तैयार हो गए कि तमाम तर सपोर्ट हम देंगे लेकिन फैसला आपका होगा? बात ये है कि जब अब देखे ना 18 साल के बाद ये पेशावर में इजलास हो रहा है, तो मुझे तकरीबन कई दफ़ा वहाँ पर मैं उलमा के साथ मिला, फिर इन तमाम हजरात के साथ मिला, बैठकर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हल हो जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब से हमने इस बात को करना शुरू किया, फिर हुकूमत ने भी एक माहौल दिया और फिर हुकूमत भी चाहती है, वजारत मज़हबी अमूर जो कि हमारे साथ खड़ी है, वो भी ये चाहती है कि हम इस लेकर आगे बढ़ें और सपोर्ट के साथ आगे निकलें, तो इससे में खैर होगी। बाकी ये है कि आपको कहीं भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा कहीं को कमी नहीं आएगी और अल्लाह के फजल करम से हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। और बहुत से लोग अमरान साहब, एक नुक्ता मैं समझना चाहता हूँ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, मुहर्रम के चांद पे फड्डा नहीं होता, सफ़र के चांद पे फड्डा नहीं होता, रबीउल अव्वल के चांद पे मसला नहीं होता, रजब शबान के चांद पे मसला नहीं होता। जब भी मसला होता है रमज़ान और ईद के चांद पे होता है। क्या उससे पहले जो उलमा कराम है वो चांद देखने की शहादत नहीं लेते या क्या मामला है? अभी आपको पता है, मैं जब यहाँ पर मतलब कि मुझे जिम्मेदारी मिली तो अब 3 चांद ऐसे हैं जो हमने देखे, उसके ऐलान किया, मतलब कि उसका ऐलान किया गया।
तो उसमें जमात नहीं, आपका हमें पता है, आपने जब से आए दुरुस्त किया। मैं यही जानना चाहता हूँ बाकी माजी में ऐसा क्यों होता रहा है, और उन महीनों के चांद के मामले पर, तारीखों के मामले में कभी कोई भड्डा नहीं होता, सिर्फ रमज़ान में आके ये सारा कुछ क्यों हो जाता है? इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं पहली वो कहते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ें तो कोशिश करें आगे बढ़ने की बात करें। मैं पिछली बातों को राना साहब अब नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें और मिलकर आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैसले करें जिसमें खैर हो, और इंशाअल्लाह मुझे खैर नज़र आ रही है और आप भी देखेंगे और आप देख भी रहे हैं। जिस दिन से हमने काम शुरू किया है तो हर तरफ से आवाज़ मोहब्बत की लग रही है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़। चले, आप माजी पे बात नहीं करना चाहते, मुस्तकबिल पे एक आखिरी सवाल। 18 साल बाद आपके मुताबिक पेशावर में इजलास मुनक्किद किया गया है, तो क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पे पेशावर में ही होगा या ये सिर्फ एक बार? नहीं, ये मैंने आकर किया है कि अब मैं पूरे मुल्क में इसके इजलास करूंगा, ताकि ये किसी को ना हो कि मैं लाहौर का हूँ तो मैं लाहौर में सारे इजलास करूँ। ये इंशाअल्लाह पेशावर में हमने इब्तिदा की है। 4 इजलास हमारे ऐसे हैं जो कि मरकजी होते हैं, बाकी जोनल में बैठकर हम फैसला करते हैं। तो ये पेशावर में होगा, फिर इस्लामाबाद में होगा, फिर बलूचिस्तान में हम जाएंगे, फिर कराची, फिर लाहौर, इस तरह पूरे मुल्क, क्योंकि हमने पूरे मुल्क को वहदत की तरफ लेके आना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि ये पूरे मुल्क में इजलासात होंगे और आपको नजर आएगा कि ये जो वहदत का पैगाम है या इत्तेहाद का पैगाम है ये आम हो रहा है, और राना साहब से हम आइंदा प्रोग्राम में सुन लेंगे। यानी वहदत का पैगाम दिया जाएगा, ख़ुव्वत व भाईचारे को भी आम किया जाएगा, और इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इस तरह की मजीद बातें नहीं होंगी जिस तरह माजी में होती रही। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।